हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी और अगर आप पहले से चैनल देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि वीडियोस क्यों नहीं आई। और अगर नहीं देखते तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ वॉइस ओवर करता हूँ पार्क में, और 2 दिन से मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी तमराज किल्विश का मतलब एकदम कब्जा हो जाता है, पूरा अंधेरा अंधेरा कायम रहे वाला सीन हो जाता है। शक्तिमान तो है नहीं, तमराज तिलविश। कैसी बकवास कर रहा हूँ मैं। खैर, तो अब मौसम ठीक हो चुका है, हम वापस आ चुके हैं, अब वापस से वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो 2 दिन की कसर आज निकालेंगे। तो लॉन्ग हॉरर स्टोरी है, तो पूरी वीडियो को देखना। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। मेरा नाम सागर शुक्ला है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 10 साल का था, और 10 साल की उम्र में मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने के बाद मैं आज तक उस लम्हे को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो सब था तो था क्या। मेरी समझ के परे थी ये चीज़ जो घटी थी मेरे साथ 10 साल की उम्र में। मैं एक किसान का बेटा हूँ जो कि कई सालों पहले अपने बचपन में अपने गांव में रहा करता था। मेरे पापा एक किसान थे और किसानी से ही हमारा गुजारा चलता था। एक बार की बात है जब फसल कटाई का समय चल रहा था और फसलों को जानवर बर्बाद ना कर दें इसलिए सारे गांव वाले अपने अपने खेत में निगरानी करते थे। और जोश जोश में मैं भी अपने पापा के साथ खेत में आ गया था और खेत में रात बिताने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे लग रहा था कि काफ़ी मज़ा आएगा। उस टाइम मैं बच्चा था, मुझ में अकल नहीं, मुझे वो छोटी सी चीज़ भी एक्साइटेड लग रही थी। मैं अपने पापा के साथ सोया हुआ था और रात के 2 बजे अचानक से मेरी आंखें खुली। मेरे को टॉयलेट करना था, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी टॉयलेट करने की जगह नहीं थी। और जैसे तैसे पहले तो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैं एक झाड़ी में चला गया और वहाँ टॉयलेट करके आ ही रहा था, तभी अचानक से कुछ आवाज़ें मेरे कानों में दस्तक देती हैं। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए मैं तुरंत पापा के पास आके फिर से सो गया। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे आसपास है और मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने पापा को उठाया और ये सारी बातें बताई। मेरे पापा को लगा कि मुझे वहम हो रहा है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और सो जाने के लिए कहा। लेकिन मुझे पता था कि ये सब सिर्फ एक वहम नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी चीज़ें घट रही हैं वो किसी खतरनाक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। वो आवाज़ और भी कई चीज़ें। मैं देख रहा था कि आसपास का वातावरण बदल रहा है। एक मामूली रात एक डरावनी रात में तब्दील हो रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि एक तेज़ी से भागता हुआ कुछ, जिसके मुंह में कुछ इंसानी शरीर जैसा था, वो मेरी आंखों के सामने से गुजरा। और वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था। मुझे कुछ समझ आए इससे पहले ही वो कहीं गायब सा हो गया। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीता दौड़ रहा हो अपनी पूरी रफ्तार के साथ। वो मेरी आंखों से देखता ही देखते ओझल हो गया। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि उसके मुंह में कुछ खतरनाक था। वो किसी इंसान की बॉडी की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी तेज़ी से कोई जीव कैसे भाग सकता है। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और एक बार के लिए मेरे दिमाग ने तो मुझे ये बोल दिया कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने से इतनी तेज़ी से निकला था। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वहम है, क्योंकि इतनी तेज़ी से आखिर भला क्या चीज़ आ सकती है। अगर चीते की ही बात करें तो वो 110 किलोमीटर पर आवर से भाग सकता है, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरी आंखों के सामने से ऐसे गई जैसे कोई स्पोर्ट्स कार अपनी पूरी रफ्तार पे हो। मैंने जैसे तैसे रात गुजारी। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था।
मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मेरी आंखें लगने लगी। था तो मैं बच्चा ही, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह मेरी आंखें खुली और मैंने देखा मेरे पापा मेरे बगल में नहीं है। और मैंने आसपास देखा और अपने पापा को आवाज़ लगाई। मेरे पापा दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझसे घर जाने के लिए कहा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इतनी सुबह सुबह हो क्या गया। मेरे पापा मुझे इतनी सुबह सुबह घर इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा आखिर बात क्या है, आप मुझे इतनी जल्दी घर क्यों भेज रहे हैं। जिसके जवाब में मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अभी घर जाओ और मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर आऊँगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं घर लौट आया। मैंने मम्मी को ये सारी बातें बताई। मेरी मम्मी को लगा कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि चुप हो जाओ, ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। वो चीज़ सिर्फ तुम्हारा वहम थी, इसलिए उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। सिर्फ इस बारे में सोचो कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है आगे, और फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि कोई मेरी बातों पर यकीन करने के लिए राज़ी ही नहीं था। ना ही मेरे पापा ने मुझे कुछ बताया था कि उन्होंने मुझे इतनी सुबह सुबह घर क्यों भेज दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मेरी मम्मी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर अचानक से शाम के वक्त जब मेरे पापा खाना खा के सो गए थे और मैं खाना खा रहा था, तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आज से तुम खेत में नहीं जाओगे रात के वक्त। मुझे लगा कि आखिर क्या हो गया। मेरी मम्मी ने आज तक तो मुझे खेत में जाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज अचानक से मेरी मम्मी मुझे मना क्यों कर रही। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि जब तुम और तुम्हारे पापा अपने खेत की रखवाली कर रहे थे तो बाकी लोग भी अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी गायब हो गया है। उसका कोई भी पता नहीं चला है कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। गांव वालों का मानना है कि कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है और रात के वक्त शिकार कर रहा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी गलती से भी उस तरफ मत जाना। मैं तो कहती हूँ कि तुम घर से बाहर कदम ही मत रखना, क्योंकि जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आखिर एक जिंदा आदमी गायब हो गया, उसे कोई उठा के ले गया इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ ढेर सारे खेत थे और हर खेत में कोई ना कोई सोया हुआ था। लेकिन उसके बीच में से एक आदमी को कोई उठा कर ले जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी। फिर शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मैं और मेरे दोस्त जहाँ पर खेलते हैं वहाँ पर भीड़ जमाव रखी है और वो लोग आपस में कुछ ना कुछ बातें करे जा रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों का मुंह देखा और उन्होंने मेरा देखा। हम सब एक दूसरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते थे और हम बिना बोले ही आपस में एक दूसरे की बात समझ गए और हमने एक दूसरे को ही नाम में इशारा किया। इसका मतलब किसी को भी नहीं पता चला था कि भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा है। हम सारे वहाँ गए और वहाँ एक बूढ़े आदमी ने हमें वहाँ से भगा दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया और उसने कहा कि हम सब पेड़ों पे चढ़ के देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। मेरे सारे दोस्त एक पेड़ पे चढ़ गए और वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं जैसे ही पेड़ पे चढ़ा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं उल्टियाँ करने लगा। मैंने देखा कि जहाँ भीड़ इकट्ठा है उसके बीच में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उस लाश में कीड़े पड़ चुके थे। उस लाश को किसी जंगली जीव ने खा रखा था। आधा मांस उस शरीर पे से गायब था और हड्डियां दिख रही थी। ये इतना ज़्यादा घिनौना था कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता कि वो सब था तो था क्या। अब मुझे अपनी आंखों पे पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि उस काले साई के मुंह में भी मैंने एक ऐसे ही इंसानी की लाश जैसा कुछ देखा था। अब मुझे यही लग रहा था कि ये वही लाश है जिसको वो जंगली जानवर उसको अपने मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। लेकिन इतना तेज कोई जानवर कैसे हो सकता है, और किसी जानवर के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है। वो एक आदमी को उठा कर ले गया और बाकी लोगों को पता भी नहीं चल पाया। इसका मतलब यही था कि उसने ये सब काम दिमाग से किया था। लेकिन
जंगली जानवरों के पास भला इतना दिमाग कहाँ से आ गया? जंगली जानवर तो किसी पे भी हमला कर देते हैं, हर किसी पे हमला कर देते हैं, लेकिन उसे पता कैसे चला कि अगर वो गांव वालों के नज़रों में आ गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि वो जंगली होने के साथ साथ समझदार भी था। उसने ये सब काफ़ी चालाकी से और सफाई से किया था, तभी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। और वो मुझे हल्का सा ही दिखा था, लेकिन वो मुझे इतना हल्का सा दिखा कि मैंने उसको अपना भ्रम मान लिया। लेकिन अब उसका होने का सबूत मेरी आंखों के सामने था। तुरंत एक वन विभाग वालों को बुलाया गया। उन्होंने पूरे गांव को छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं मिला। कई दिनों तक उनकी रिसर्च ऑपरेशन चली, लेकिन ऐसा कोई भी जंगली जानवर उन्हें पूरे गांव में नहीं मिला। और ये बात और भी ज़्यादा डराने वाली थी, क्योंकि अगर वो जंगली जानवर गांव में नहीं है तो कहाँ चला गया? कहीं वो किसी दूसरे रिहायशी इलाके में तो नहीं चला गया जहां और लोगों को उससे खतरा हो? इंटरनेट के दौर में मेरे में एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जाग रही थी उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। इसलिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की कि ऐसा कौन सा जीव है जो इतनी तेज़ी से भाग सकता है, वो भी अपने मुंह में 60 से 70 किलो के आदमी की लाश को लेकर। ऐसा कोई भी जानवर मुझे नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुझे पता चली, और वो थी अर्बन लेजेंड वेंडिगो के बारे में। वेंडिगो एक ऐसा जीव जो कि किसी इंसान को ढूंढ के पॉजेस करता है, और उसके पोजीशन में आया हुआ इंसान आदमखोर हो जाता है। उसे इंसानी मांस की सिर्फ भूख लगती है। उसे 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होती है इंसानी मांस। लेकिन अर्बन लेजेंड्स पे क्या भरोसा किया जा सकता है? इस बारे में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे मेरे मन में। फिर मैंने और रिसर्च की, और फिर मुझे पता चला कि वेंडिगो सच में हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे जंगल हैं जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसानी मांस को खाने के शौकीन होते हैं, और वो किसी बाहरी इंसान को अपने इलाके में देखकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं, और ऐसे ही लोग बन जाते हैं वेंडिगो। कई सालों तक जांच चली, लेकिन उस आदमी के हत्यारे को कोई भी नहीं पकड़ पाया, और आखिरकार कोई सबूत ना मिलने की वजह से उस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन आज भी सवाल उठते हैं उस किसान की मौत पर कि आखिर उसे किसने मारा? कोई इंसान तो उसे मार नहीं सकता। और मेरी बात पे किसी को यकीन था नहीं, क्योंकि जो मैं बता रहा था वो अगर कोई महसूस करे तभी उस पर यकीन कर सकता है। तो बिना महसूस करे तो सबको यही लगता कि मैं सिर्फ एक वहम की बातें बता रहा हूँ। लेकिन आज भी मैं उस खतरनाक रात के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि कहीं वो तेज तर्रार जीव, या तो कहो एक आदमखोर दानव, कहीं वो वेंडिगो तो नहीं था, और क्या वो वापस आएगा हमारे गांव में और शिकार बनाएगा किसी और को? और नहीं आएगा तो आखिर वो गया कहाँ? आखिर कहाँ वो अपनी भूख को मिटा रहा है? कहाँ वो मासूम लोगों की जान ले रहा है? ये सवाल आज भी मेरे दिल और दिमाग में उठते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ कि उस वेंडिगो, उस आदमखोर वेंडिगो की जाल में कोई भी ना फंसे और उसका शिकार कोई भी ना बने। मेरा नाम चार्ली है। पेशे से मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरे बॉस द्वारा मुझे एक बात बताई गई कि अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घट रही है जो कि हर किसी का दिमाग हिला दे रही है। उस छोटे से गांव में रोज़ एक ना एक इंसान की मौत हो रही है, और वो इंसान कहाँ जा रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। कई सारी पुलिस टीम्स वहाँ पहुँच चुकी है और अपनी अपनी तरह से जांच कर रही है, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। और ये सब काफ़ी ज़्यादा घबराने वाली बात है, क्योंकि इतनी सारी इंटेलिजेंस टीम वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन उनका काम वहाँ बेकार जा रहा है। वो इंसानों की मौत की वजह ही नहीं पता लगा पा रहे हैं, और वजह तो छोड़ो, आखिर वो जा कहाँ रहे हैं वो यही पता नहीं लगा पा रहे हैं। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा
कि ऐसी खतरनाक जगह पे मुझे क्यों भेजा जा रहा है। मैं तो सिर्फ एक सीधा सादा सा न्यूज़ रिपोर्टर हूँ जिसका काम है सिर्फ लोगों को न्यूज़ बताना। फिर मेरे बॉस ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ की पुलिस टीम के साथ रहना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पर ये सब हो कैसे रहा है, और पूरी दुनिया को भी दिखाना पड़ेगा कि इन सब मौतों के पीछे आखिर है कौन। वैसे तो मुझे ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी लग रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती थी। पुलिस वालों के साथ रहकर मुझे पता लगाना था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पहुंच गया उस गांव में। वहाँ के गांव वाले दिल के तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया और मेरे साथ एक और टीम गई थी पुलिस की, उनका भी अच्छी तरह स्वागत किया गया। फिर पुलिस वालों ने मुझे सारी डिटेल्स दी कि कैसे कैसे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। उन्होंने मुझे गांव के गायब हुए लोगों की तस्वीरें भी दिखाई जो कि कई दिनों से, कई महीनों से लापता है, और उन फोटोज़ की इतनी सारी ढेर लग चुकी थी कि पूछो ही मत। जैसा मेरे बॉस ने बताया था कि कुछ ही लोग गायब हुए हैं, वो बिल्कुल झूठ था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग गायब हुए थे और वो कहाँ गए थे उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। गवर्नमेंट ने सिर्फ कुछ लोगों का नाम ही हमें बताया ताकि बाहरी दुनिया को पता ना लग पाए कि एक गांव में इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं, वरना प्रोटेस्ट चालू हो जाते और सरकार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने लगता उस हत्यारे को पकड़ने का। इसलिए कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ यही बता रही थी कि कुछ ही लोग गायब हुए। लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट और फोटोज़ देखने के बाद मुझे पता चल रहा था कि आखिर कितने लोग गायब हो रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग गायब हो चुके थे वहाँ से कि पूछो ही मत। फ़ोटोज़ के बंडल बन चुके थे, इतने लोग गायब हो चुके थे। हर कोई अपनी अपनी तरह से जांच कर रहा था, लेकिन किसी के हाथ कुछ आ नहीं पा रहा था। लेकिन हर किसी की जांच में एक बात तो कॉमन थी, वो लोग गायब हो रहे थे जब वो अकेले थे, और इससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। कई दिन बीते और जांच में कुछ भी बाहर नहीं आया, लेकिन तभी अचानक से कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। रात के वक्त अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई और गोली चलने की आवाज़ से हर कोई सहम गया। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही हर कोई उस आवाज़ की तरफ गया और उसे यही लग रहा था कि पुलिस वालों ने शायद किसी को पकड़ लिया है। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, और एक काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ जीव कहीं गायब सा हो गया। उस पुलिस वाले को तुरंत पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उसका इलाज हुआ। 2 दिन तक वो बेहोश रहा, लेकिन 48 घंटे बाद उसे होश आया। उसके सामने हर कोई अपने मनों में सवाल लेकर खड़ा था। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस टीम और पुलिस वाले, साथ ही साथ और भी कई सारी टीमें जो कि उससे सवाल पूछना चाहती थी। उस घायल पुलिस वाले ने बताया कि जब वो रात के वक्त ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक से एक तेज़ी से भागता हुआ एक पतला सा जीव उसके पीछे से आके उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस पुलिस वाले ने ऐन वक्त पर गोली चला दी। लेकिन वो गोली हवा में चली और उस आवाज़ से हम सब वहाँ पहुँचे और हमने भी एक तेज़ी से भागता हुआ जीव देखा था। और वो तेज़ी से तो भाग रहा था, लेकिन कई सारे लोगों ने उसे देखा था, इसलिए वो वहम नहीं हो सकता था। हमें समझ आ गया था कि वो तेज़ी सा भागता हुआ जीव ही इन सारे कत्लों के पीछे का हत्यारा है। उस पुलिस वाले ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार था और फुर्तीला और ताकतवर भी। वो आम इंसान या फिर जानवर नहीं हो सकता, वो कुछ अलग ही था जिसके पास कुछ ऐसी ताकतें थी जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती। इस बात ने हर जगह आग पकड़ ली। अब उस गांव का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था रात के वक्त। उन्हें सिर्फ ऐसा ही लगता था कि कभी भी वो काला सा जीव उनके ऊपर हमला कर सकता था, इसलिए सब ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। रात के वक्त पुलिस टीम और मैं जाते थे सिर्फ तहकीकात के लिए, और
पुलिस इंस्पेक्टर से मुझे पता चला कि वो पूरे गांव में तलाशी ले चुके हैं, लेकिन एक जगह अभी बाकी है, और वो जगह है इस गांव से थोड़ी सी ही दूर बसे एक जंगल की। फिर सबके दिमाग में यही आया कि क्यों ना उस जंगल में जाया जाए और उस जंगल की तहकीकात की जाए, क्या पता वहाँ कुछ सबूत मिल जाए, क्योंकि गांव में चप्पे चप्पे पे छानबीन हो चुकी थी। अब हर तरफ से निराशा ही हाथ आई थी, और कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। हम उसी तिनके के सहारे को और हम उसी जंगल की तहकीकात को तिनका समझ रहे थे। हमें इतनी खास उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पता कर चलेगा कुछ, क्योंकि वो गांव से थोड़ा दूर था, और यही बात हमें परेशान की जा रही थी कि अगर वहाँ पे कुछ ना मिला तो हम क्या करेंगे। लेकिन हम वहाँ पर गए, पूरी टीम हमारे साथ गई। पुलिस वाले थे, मैं था, और गांव के कुछ लोग जो कि उस जंगल के बारे में जानते थे। हम सब उस जंगल में घूम रहे थे, और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हर कोई चौकन्ना था, हर कोई तैयार था किसी भी हालात का सामना करने के लिए। हर किसी के हाथ में बंदूक थी, और मेरे पास भी प्रोटेक्शन के लिए एक बंदूक थी। तभी अचानक से हम सब ने एक आवाज़ सुनी। हमने गांव वालों की तरफ देखा और हमने पूछा कि ये किस जानवर की आवाज़ हो सकती है, और हमारे पूछते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज़ सुनते ही जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उनके मुंह से सिर्फ खौफ के मारे एक ही आवाज़ आ रही थी, वेंडिगो, 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 भागो, भागो यहाँ से, भागो, वो वहीं पर है, वो आज भी यहीं पर है, वो आज पर ही है, वो हमें मार देंगे, वो आज भी यहीं पर है। एक गांव वाला यही सब बोलता हुआ बेहोश हो गया, और हम सब उसे उठाते के चौकन्ना हो गए कि कहीं आसपास से कोई हमला ना हो जाए। हम सब वहीं पे मुस्तैद थे, लेकिन उस गांव वाले की जान खतरे में आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, जिसकी वजह से उसका बीपी डाउन जा रहा था और उसकी दिल की धड़कनें धीरे हो रही थी। उसकी जान पे खतरा आ गया था। इसलिए 2 पुलिस वाले उसे उठाकर गांव की तरफ ले गए, और बाकी हम सब उसी जंगल में थे। तभी अचानक से हमें उसी पुलिस वाले के चिल्लाने की आवाज़ आई। और हम तुरंत भागते हुए वहाँ गए तो हमने देखा कि उन दोनों पुलिस वालों को किसी ने मार दिया था, और वो जो गांव वाला था उसे भी काफ़ी भयानक चोटें आई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। अब हम समझ चुके थे वो जो कोई भी है वो हमारे अलग अलग होने का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए हमने अलग होना ठीक नहीं समझा। उस आदमी को जो कि जिंदा था उसे उठाकर हॉस्पिटल की ओर लेकर, हम में से हर किसी का ध्यान जंगल की तरफ था, कहीं से कोई हमला ना हो जाए। लेकिन जैसे तैसे हम उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचे। उसका इलाज भी काफ़ी दिनों तक चला, और काफ़ी दिनों के इलाज के बाद उसे होश आया। उसे काफ़ी ज़्यादा खौफ लग चुका था इस बात का, वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। तभी कुछ गांव वालों ने बताया कि इस गांव में कई साल पहले एक परिवार रहा करता था। वो परिवार व्यवहार में तो बहुत अच्छा था। उस परिवार में एक मियाँ बीवी थे, और उनके 4 बच्चे थे। उस वक्त गांव के धीरे धीरे करके कुछ लोग गायब होने लगे, और गांव के बाहर से कोई अगर आता था तो वो भी गायब हो जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे आज हो रहा है वैसे कई सालों पहले भी होता था। फिर पंचायत बुलाई गई और फिर तहकीकात की गई, और पता चला कि वो परिवार वाले लोगों को पकड़ के उनका मांस खाते हैं। उनके व्यवहार से कोई बता नहीं सकता था कि वो सब आदमखोर थे, लेकिन गांव वाले समझ गए थे कि ये पूरा परिवार आदमखोर है। इसलिए पूरे गांव वालों ने मिलके उन आदमखोर परिवार का घर ही जला दिया, और कहते हैं कि वो आग जलने से उस परिवार में माता पिता की मौत तो हो गई, लेकिन उनके 4 बच्चे जैसे तैसे बाहर निकल गए।
और वो अब उसी जंगल में रहते हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं और अपने माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सब कुछ साफ साफ था। अभी भी उस जंगल में है। उन वेंडिगोस ने जंगल में शरण ले रखी है, ये बात तो सबको पता चल गई थी, लेकिन उन्हें पकड़ा कैसे जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पुलिस टीम ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसे सुनते ही सबकी रूह कांप गई। पुलिस वालों ने गवर्नमेंट से बात की और कुछ ही दिनों बाद उस पूरे गांव को खाली करवा दिया गया और उसके कुछ दिनों बाद रात में ही वहाँ पर फाइटर प्लेन भेज दिए गए और वहाँ पर एक उस जंगल के एरिया में एक एक्सप्लोजन किया गया जिसकी वजह से वहाँ बसा पूरा जंगल राख में बदल गया और पुलिस वाले निश्चिंत हो गए कि क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो पूरे वेंडिगोस 4 हो 5 हो या 1000 उसी जंगल में मारे गए होंगे। आग बुझाने के बाद फिर वहाँ पुलिस वाले घूमने लगे और उन्हें कुछ अधजली लाशें मिली और वो लाशें उन्हीं वेंडिगोस की थी क्योंकि उनकी बॉडी पूरी नहीं जली थी। उनकी बॉडी पूरी नहीं जली थी, 90% जल चुका था, लेकिन इतना दिख रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वहाँ 4, 5, 6 नहीं बल्कि 100 वेंडिगोस रहते थे। उन सब की लाशों को जो थोड़ी बहुत बची हुई थी उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा गया और फिर फॉरेंसिक लैब में जब उनके बारे में रिसर्च हुई तो उन्हें पता चला कि ये सब आदमखोर थे और इन्होंने ही गायब हो रहे लोगों को मारा था।